अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। बिजली की कीमतें ऑफकोर्स हालिया महीनों में और हालिया सालों में उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है और एक बहुत बड़ी वजह है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अगर अवाम के अंदर गैर मकबूल है तो उसकी सबसे एक बड़ी वजह जो बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और शायद हुकूमत को उसका अदराक भी है। और हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हों या बिजली के वजीर हों, वो हालिया दिनों में ये बयानात देते रहे कि बिजली की कीमतें कम करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, मुख्तलिफ जो प्रपोजल्स हैं उसके ऊपर गौर कर रही है। और एक जो तजवीज़ सामने आई वो ये थी कि कम अज़ कम जो वफाकी गवर्नमेंट है वो बिजली के बिलों में 6 रुपये फ़ी यूनिट कमी करने के हवाले से एक प्रपोजल उस पर वो काम कर रही थी। और वो प्रपोजल क्या है और उस पर IMF का क्या टेक है, ये इस पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम IMF के प्रोग्राम ऑलरेडी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। $7 बिलियन के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है अभी होना बाकी है, तो इसलिए कोई भी इस तरह की जो स्कीम है वो बगैर अप्रूवल के IMF के हो नहीं सकती। इससे पहले कि IMF क्या कहता है, आई थिंक ब्रीफली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो प्लान था क्या, क्योंकि एटलीस्ट चलें उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, बट टू बिगिन विद अवाम को एक थोड़ी सी उम्मीद तो दिलाएं कि वो गवर्नमेंट क्या करने जा रही थी कि उनको ख्याल आया कि कम से कम 6 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो अवाम को रिलीफ देना चाहिए। कामरान, ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि अवाम को उम्मीद दिलाएं, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब उम्मीद और दिलासे ही दिला रहे हैं जब से गवर्नमेंट में, और उसके साथ साथ अपने काम भी वो किए जा रहे हैं। कुछ काम करना ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट की मजबूरी होती है, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की, वो रिक्वायरमेंट्स आपने इसलिए पूरी करनी कि आपके माली मामला ठीक नहीं है। बहरहाल पहले इशू ब्रीफली बता देते हैं, फिर प्लान और देन कि IMF ने क्या। इशू इस वक्त इन हैंड ये था कि जो बिजली की कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुकी हैं पिछले 1 से 2 साल के अरसा में, और उसमें जो बेस टैरिफ होता है, जो आपकी एवरेज प्राइस होती है, उसमें भी अच्छा खासा इंक्रीज आया। लेटेस्ट जो इंक्रीज आया 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट का विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। और जब ये वाला इंक्रीज आया उसके साथ क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स, फिर टैक्सेस में इजाफा, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, तो जो कंज्यूमर की प्राइस थी वो बेतहाशा बढ़ गई और उनकी रीच से पहले ही बाहर थी और ज़्यादा आउट ऑफ रीच उनके होगी। तो उसको सबसाइड करने के लिए पहले तो वफाकी हुकूमत ने 3 माह के लिए उन्होंने एक टेम्परेरी रिलीफ दिया वो कंज्यूमर जिनकी मंथली कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट्स तक की है, जिसके लिए उन्होंने अपने बजट से PSDP से 50 अरब रुपया डाइवर्ट किया। ये 30 सितंबर को फैसिलिटी ख़त्म हो जाएगी और 1 अक्टूबर से जो नया रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा तमाम लोगों के लिए। वो जो इन्होंने 50 अरब रुपए की रिलीफ दी थी उसमें जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स थे उनको तकरीबन 4 पे 10 पैसे फ़ी यूनिट की रिलीफ है, और जो नॉन प्रोटेक्टेड 200 यूनिट्स तक की कंजम्पशन वाले लोग हैं उनके लिए 7 रुपये 12 पैसे की रिलीफ है। अब जो बाकी हमारी कैटेगरी है कंज्यूमर्स की, उसमें जो एवरेज रेजिडेंशियल टैरिफ है बगैर टैक्सेस के, बगैर कुछ और चीज़ों के, वो तकरीबन 39 रुपीज़ बनता है, ये एवरेज है। लेकिन जो 700 यूनिट का कंज्यूमर से ज्यादा का है उसके लिए ये टैरिफ आज भी जो है वो 64 रुपये 24 पैसे है। 64 रुपये 24 पैसे इसलिए कम है कि जो इस महीने का, ये मैं अगस्त के आपको रेट्स बता रहा हूँ आफ्टर न्यू इंक्रीज, इस महीने का जो आपकी क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट थी वो सिर्फ 93 पैसे थी। नॉर्मली ये भी 1-2 रुपए के आसपास होती है। फिर फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो थी वो तकरीबन 2.5 रुपए थी, ये कभी 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए तक भी हो जाती है। तो इसके बावजूद तकरीबन 65 रुपए फी यूनिट जो था वो आपका मैक्सिमम रेट था रेजिडेंशियल का। जो कमर्शियल था, कमर्शियल का रेट अब हो गया 76 रुपए फी यूनिट। तो इसके ऊपर जब लोगों ने शोर डाला तो गवर्नमेंट ने भी इसका प्रेशर फील किया, तो ये एक प्लान इन्होंने तैयार किया। प्लान इन्होंने ये तैयार किया कि, और ये पहले दफा हम बता रहे हैं नाज़रीन को टीवी के ऊपर कि, और ये प्लान जो था ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तैयार हुआ। इसमें ज़्यादातर जो इनपुट थी वो प्राइम मिनिस्टर के जो करीब मिनिस्टर्स हैं उनकी थी। फाइनेंस मिनिस्टर की इसकी इतनी ओनरशिप नहीं थी, पावर डिवीजन की डेफिनेटली ओनरशिप थी। इसमें ये 5 इन्होंने एक इसका प्रॉन्ग एक प्लान था जिसके तहत मंसूबा ये बना कि 2800 अरब रुपया खर्च करके बिजली की जो फी यूनिट कीमत है वो 5 रुपये 80 पैसे उसको कम कर दिया जाए। जिन चीज़ों के ऊपर ये प्लान बनाया गया, वो जब मैंने भी प्लान देखा तो मुझे कोई इसमें लगा कि ये चीज़ पास इनकी होने वाली नहीं है। बहरहाल पहले प्लान थोड़ा सा नाज़रीन को बता देते हैं कि कामरान इसकी डिटेल्स क्या हैं। नाज़रीन, ये इन्होंने 5 इनके पॉइंट्स थे इस प्लान के जो IMF के साथ पिछले हफ्ते शेयर हुआ,
और प्लान ये था कि जो गवर्नमेंट के ओन पावर प्लांट्स हैं उनको जो मुनाफा है उसमें कुछ कमी की जाए, उससे कोई ₹1.15 फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी हो जाएगी। फिर जो 12 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो भी आपको पता है बहुत ज्यादा शोर भी पड़ रहा है कि टेक और पे, कि बिजली लो या ना लो पैसे दो, तो उनकी जो टर्म्स है वो टेक और पे से टेक एंड पे ले जाए। इससे इनका ख्याल था कि सिर्फ 14 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी होगी, और उसके ऊपर बड़ा शोर होता है। बहरहाल ये बात है सिर्फ 12 आईपीपीस की, ज्यादा की नहीं हो रही थी। जो तीसरी चीज ये थी कि जो इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर दिया जाए, उसके लिए 52 पैसे फी यूनिट की कमी इन्होंने कहा था होगी। और जो इस वक्त सर्कुलर डेट है उसको अगर रिटायर कर दिया जाए तो सबसे मैक्सिमम इन्होंने कहा जी कमी यहां से होगी 2300 अरब रुपए का रफली सर्कुलर डेट है, ₹2.83। और कुछ हमारे पावर प्लांट है जिन्होंने लोकल बैंक से कर्जा लिया, उनकी जो वो कर्जा भी आप रिटायर कर दें तो उसकी जो उसे इंपैक्ट आएगा ₹1.15 फी यूनिट आएगा। तो टोटल जो रिडक्शन ये दिखा रहे थे ₹5.80 फी यूनिट की थी, और जो इसकी लागत वो है 2800 अरब रुपए। अब ये कैसे फाइनेंस होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली की कीमत हर कोई कम करना चाहता है। नंबर 1 कि जी इसका आधा हिस्सा वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी, उसके अपने क्या जराए होंगे। नंबर 2 बाकी जो आधा हिस्सा तकरीबन 1407 अरब रुपया बनता है, वो चारों सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपने उनके जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान हैं उनसे डाइवर्ट करके ये देंगे, और जो सूबाई हुकूमतों का जो हिस्सा होगा एज पर देयर शेयर इन नेशनल फाइनेंस कमीशन। अगर पंजाब सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा, उसको सबसे ज्यादा वसाइल मिलते हैं, तो खर्च में भी वो सबसे ज्यादा पैसे इसके अंदर डालेगा। तो ये इनका एक प्लान था। जैसे पंजाब को तकरीबन देगा 700 अरब रुपया, जो सिंध है 351 अरब रुपया, केपी 231 अरब रुपया, और बलूचिस्तान 126 अरब रुपया। तो कामरान ये है एक ओवरऑल प्लान। अब इसकी जो इफेक्टिविटी है उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है, आई थिंक अगेन, क्योंकि आगाज में कहा था कि कोई भी जो इस तरह का प्लान है वो आईएमएफ की मंजूरी के बगैर हो नहीं सकता। अब आईएमएफ ने इस प्रोग्राम को मुस्तरद कर दिया है। क्या इस पूरे प्रोग्राम को एज अ होल उन्होंने मुस्तरद कर दिया है या कुछ चीज़ों के ऊपर उनको एतराज़ है? क्योंकि अगर देखें, एक जो सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा है एक बहुत बड़ा इशू है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वन गो में इसको आप ख़त्म करें, तो क्या अगर आईएमएफ उसको क्यों सपोर्ट नहीं करता? दूसरा, फिर हम भी जो डिबेट्स भी की, डिस्कशन भी की कि चलें जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको तो छोड़ दें, लेकिन गवर्नमेंट के जो अपने पावर प्लांट्स हैं उसका तो मुनाफा कम से कम करें। इसमें भी वो प्रपोजल शामिल है। फिर जो इनएफिशिएंट प्लांट हैं उनको बंद करने की बात हो रही है। तो क्या आईएमएफ ने एज अ होल पूरा प्लान रिजेक्ट कर दिया या कुछ हिस्सों पर इनको एतराज है आईएमएफ को? देखें, खबर यही है कि आईएमएफ ने इस प्लान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, और आईएमएफ ने जो इसको मुस्तरद किया उसकी वजह बनती है। अगर आप इस प्लान को ओवरऑल देखें ना, आप सरसरी नजर से भी देखें, मैं एज अ जर्नलिस्ट भी देखूं, तो मुझे इस प्लान को पढ़ के हंसी आ रही थी कि ये प्लान उन्होंने बनाया, इतना उन्होंने शोर डाला हुआ था। मुझे एक बात बताइए कामरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो एक साइड पे कर देना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, बलूचिस्तान में है, पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में तो चलो इनकी अपनी हुकूमत है पीएमएलएन की। कोई भी सियासी जमात जिसकी किसी सूबे में हुकूमत है वो अपने बजट से सिर्फ इसलिए इनको पैसे देगी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक प्लान अनाउंस करेंगे, लोगों को रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो किसको जाएगा? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये प्लान इन्होंने तरतीब दिया था तो फिलहाल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया था। ये बिल्कुल विशफुल थिंकिंग है, ये विशफुल थिंकिंग है। इनकी बात एक आध प्रोविंस से जरूरी, जैसे पंजाब से इनकी बात हुई थी, बट पीएमएलएन तो पीएमएलएन को फंड कर सकती है ना, पैसा तो टैक्स पेयर्स का है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज किसने लेना है, किस सूबे को पैसा जा रहा है? अब पीटीआई क्यों फंड करेगी शहबाज शरीफ की स्कीम को? मतलब इससे ज्यादा फजूल प्लान हो नहीं सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी जमात है वो क्यों इनको, तो आईएमएफ को इस चीज पे एतराज है या आईएमएफ को इनहेरेंटली वैसे ही आईएमएफ ये कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि 1400 अरब रुपया सूबों के बजट से निकाल के और 400 अरब रुपया वफाकी तरक्याती बजट से निकाल के आप इसको फंड करेंगे। नंबर 1 ये हो गया 1800 अरब रुपया। 420 अरब रुपया जो है ये बजट के अंदर सब्सिडीज पड़ी उसको डाइवर्ट करेंगे। 18 और 4 2200 हो गया, तकरीबन 400 अरब रुपए के करीब 386 अरब रुपया ये कह रहे हैं कि जी हम नए कर्जे लेंगे और फिर उसको फंड करेंगे। पीछे रह गया रफली कोई 200 अरब रुपया, कि 200 अरब रुपए के जो कंपनीज की जो डिविडेंड्स हैं, जो सरकारी कंपनियां हुकूमत की मलकियत की, वहां से पैसा निकाल के इसको फंड करेंगे। अब इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लीजिए। सूबे की हमने बात कर ली, पीएसडीपी आप काट के देंगे सब्सिडी में, और जो उधर से पीएसडीपी का जो नुकसान होगा, जो प्रोजेक्ट से पैसे डाइवर्ट होंगे, उसकी कॉस्ट में कितना इजाफा।
फिर अगर आपने डिविडेंड से 200 अरब रुपए आपने कहा इजाफी निकाल के देंगे, तो अपने बजट के टाइम भी क्यों नहीं निकाला? IMF का इतराज ये। फिर ये आप इजाफी कर्जे लेने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है 2300 अरब रुपया रफली कि जो सर्कुलर डेट का खड़ा हुआ है, उस सर्कुलर डेट की सर्विसिंग के लिए हुकूमत ने कर्जा लिया हुआ है। उस कर्जे के ऊपर 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट सारिफ से वसूल किया जाता है। तो उनका जी वो जो 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट ऑन एन एवरेज है, वो यहाँ से हम खत्म कर देंगे तो उतनी ही बिजली की कीमत कम हो जाएगी। भाई सर्कुलर डेट बना क्यों? सर्कुलर डेट इसलिए बना कि डिस्कोज नालायक हैं, उनकी रिकवरी 100% नहीं है। सर्कुलर डेट इसलिए बना कि आपका जो जनरेशन सिस्टम है वो ऑब्सोलीट है, आपके लाइन लॉसेज होते हैं। सर्कुलर डेट इसलिए बना कि मुल्क के अंदर चोरी है। अच्छा, सर्कुलर डेट इसलिए बना कि आपकी बैड गवर्नेंस है। क्या आपने चोरी को, क्या आपने लाइन लॉसेस को, क्या आपने रिकवरीज को 100% कर लिया? क्या आपने बैड गवर्नेंस को इंप्रूव कर लिया? तो अगर तो आपने चारों काम वो कर लिए, फिर इसको जीरो करके तो आप ठीक है कर लें। तो इसमें सवाल यहाँ पे ये बनता है, क्योंकि हुकूमत के ऊपर तो दबाव है। आपको पता है कि ये जो मसाइल जिनकी तरफ आप तवज्जो दे रहे हैं, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फेलियर रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है कि वो तो चाहते हैं कि एटलीस्ट ये जो इस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसमें कम से कम रोक लगे। तो वो जो जिन इकदामात की आप बात कर रहे हैं, तो अगर तो वो उन इकदामात की तरफ जाते हैं, फंडामेंटल्स ठीक करते हैं, फिर तो इमीडिएटली तो रिलीफ तो फिर आवाम को नहीं मिलता ना। तो गवर्नमेंट क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि चले ये प्लान तो उनका फिजिबल नहीं है, कोई और ऐसा शॉर्टकट हो जो IMF को भी एक्सेप्टेबल हो और इमीडिएटली कुछ रिलीफ भी आवाम को मिल जाए? या आपके ख्याल में कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हमें एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? देखिए, शॉर्टकट कोई नहीं है। 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त के वजीर खजाना साग डार साहब ने एक प्लान मंजूर करवाया था। 480 अरब रुपए का सर्कुलर डेट उन्होंने खत्म कर दिया था। चूंकि जिन वजूहात की वजह से वो सर्कुलर डेट बना था वो खत्म नहीं हुई थी, तो वो जो 480 अरब उस वक्त जीरो हो गया, वो आज तकरीबन 2300 अरब रुपए या 2400 अरब रुपए के आसपास खड़ा हुआ है दोबारा। ये फिर जो आज 2300 अरब रुपया कल 4600 अरब रुपया भी हो सकता है। आप उन वजूहात के ऊपर हुकूमत जो है वो काम करती नहीं है। अगर करती है तो उसमें दिखाने के लिए ज्यादा चीज होती है और एक्चुअल उसका जो बेनिफिट होता है वो कम होता है। मेरे ख्याल में, आई मे बी रॉन्ग, इस तरह के जो इकदाम है इससे तो कोई रिलीफ जो है हमारे जो सारिफ हैं उनको नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही रहेंगे। पंजाब का भी एक प्लान है, उसके ऊपर भी अभी हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। रियल टर्म में इमीडिएट रिलीफ एक ही सूरत में मुमकिन है, वो ये है कि हम बिजली इस्तेमाल करना छोड़ नहीं, वो तो आप लोग वैसे ही नेशनल ग्रिड को छोड़ रहे हैं ना। वो हाल ये है कि जो इसके ऊपर सारिफिन के ऊपर इन्होंने एक बोझ डाला हुआ है, वो है कि ऑन एन एवरेज 33-34 रुपए फी यूनिट बिजली की बेस प्राइस है। तो जो अभी जैसे हमने बताया कि 49 रुपए फी यूनिट तक कीमत है उसके लिए रेजिडेंशियल के लिए, और कमर्शियल के लिए है 76 रुपए फी यूनिट। तो ये जो बोझ डाला हुआ है बेस प्राइस के ऊपर, आप उसमें टैक्सेस बेशक लीजिए, आप उसके अंदर बाकी जो सरचार्जेस जो बनते हैं मजबूरी है वो देनी है वो लीजिए, लेकिन क्रॉस सब्सिडी आप क्यों ले रहे हैं? ये इसके ऊपर नाज़िम सबसे बड़ी बात है कि 33 रुपए का यूनिट बगैर किसी सरचार्ज के, बगैर किसी टैक्सेस के 49 रुपए पे क्यों फरोख्त किया? हुकूमत कल सुबह चाहे तो ये जो आवाम के ऊपर एक बोझ है 550-600 अरब रुपए का, ये बड़े आराम से सेट असाइड हो सकता है, बजाय इसके कि आप कहीं और से ये सारा काम करें। आप इसके ऊपर जो सारिफ है उसके ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हैं? यहां इसके ऊपर हुकूमत बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये एक ऐसा प्लान था जिसने रिजेक्ट होना ही होना था। इस प्लान की फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी कोई ओनरशिप नहीं थी। बेहतर यह है कि हुकूमत जो एक कंक्रीट काम है उसके ऊपर फोकस कर। इस तरह की प्लानिंग से जो IMF को एक नेगेटिव सिग्नल जा रहा है वो ये भी जा रहा है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। एक तरफ प्रोग्राम को अप्रूव करवाने के लिए कोशिश है और दूसरी तरफ इस तरह के प्लान्स लेके जा रहे हैं जिसकी कोई जो उसकी इकोनॉमिक सेंस भी नहीं बनती। यहां पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब की जो सब्सिडी है और उसके ऊपर जो रिएक्शन है IMF का। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। जब बात कर रहे हैं हम बिजली की कीमतों की, तो IMF ने तो जो ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे, जो वफाकी हुकूमत का प्लान था कि कुछ आवाम को रिलीफ दिया जाए, वो प्लान तो रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बुरी खबर ये है कि जो पंजाब के सार्फिन हैं, पंजाब हुकूमत ने एक टेम्परेरी रिलीफ दिया था आवाम को कि सितंबर और अगस्त के जो बिल थे उसमें 14 रुपए फी यूनिट एक सब्सिडी दी थी, यानी कि जो पंजाब का तरक्याती बजट था उससे पैसा निकाल करके जो लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की थी। अब उसके ऊपर IMF का भी एतराज आ गया और शहबाज, ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने जब ये ऐलान किया था
और जब एतराज़ हो रहा था क्योंकि आप IMF के प्रोग्राम में और IMF को एतराज़ है कि आप इस तरह की जो सब्सिडीज़ हैं वो नहीं दे सकते, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये दिया गया था कि इसका इतलाक जो है वो सूबाई हुकूमतों पर नहीं होता। लेकिन जो रद्द अमल सामने आया IMF की तरफ से, उन्होंने ना सिर्फ इस पर एतराज़ किया है बल्कि गिवन दिस एक्सपीरियंस एक तो बाकी सूबों को ये तंबीह की है कि आप इस तरह का कोई प्लान फॉलो ना करें, बल्कि फर्दर शायद अब रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी हैं इवन सूबाई हुकूमतों के ऊपर भी कि वो भी पाबंद हैं कि जो भी IMF की कड़ी शराइत है। कामरान, एक तो बहुत सारे लोगों में इवन के वो लोग जो इस शोबे से मुस्लिक भी है, उनके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है और उसमें उनका कसूर नहीं है क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो IMF का प्रोग्राम है ये सिर्फ वफाकी बजट तक ही जो है वो महदूद है, इसका सूबाई हुकूमतों के ऊपर सूबाई हुकूमतों के जो बजट्स हैं उसके ऊपर कोई इतलाक नहीं होता है। इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा जो IMF का प्रोग्राम है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें वफाक का बजट और चारों सूबाई हुकूमतों का जो बजट है वो डायरेक्टली उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन है। ना सिर्फ ये कि उनके अंडर ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने जो बजट पास भी किए हैं पार्लियामेंट, इनकी प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं, वो बजट IMF ने स्क्रूटिनाइज भी किए हैं और बाय एंड लार्ज उनका जो KPK का बजट के ऊपर उनका जो था वो उन्होंने दे फाउंड इट क्लोज टू द एक्चुअल फिगर्स, क्योंकि उसकी वजह कि KP ने जब बजट पेश किया था तो उन्होंने जो टैक्स का फेडरल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का हदफ था उस वक्त कोई 11,500 के करीब बात हो रही थी, 11,600 की, तो उसकी बेस पे उन्होंने बजट अपना बनाया था। चूंकि वफाक से नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत सूबों को पैसे जाते हैं तो वही उनका सबसे बड़ा 80 से 90% तक वो सोर्स उनका रेवेन्यू का वही होता है। एक्चुअल जो बजट अब बना है वो बना है 12,970 अरब रुपए या रफली 13,000 अरब रुपए के FBI के टारगेट के ऊपर। तो बाकी सूबों ने तो बना दिया कोई 13,000 के ऊपर, अपना जो बजट है इन्होंने बनाया कोई 11,500, तो इनका रिलेटिवली रियलिस्टिक है। मेजर जो अब एक इशू आ रहा है और वो ये ख्याल था कि अनलाइक पास इस दफा भी जो है वो कोई ऐसा कोई रादर लाइक पास इस दफा भी IMF को इतराज नहीं करेगा, ये हुआ नहीं है। अब इन्होंने तकरीबन 10 के करीब शराइत हैं IMF के प्रोग्राम की जो डायरेक्टली सूबाई जो बजट्स हैं उससे रिलेटेड है। एक दो चीज़ों के ऊपर हम कल के प्रोग्राम में बात करेंगे, वो मेजर है। जो अभी इमीडिएट जो इशू इन हैंड है वो ये है कि जो पंजाब ने बिजली की सब्सिडी दी है, ये सब्सिडी 30 सितंबर तक है, 2 माह की है। इसके ऊपर तो IMF ने बाय एंड लार्ज इसको बर्दाश्त कर लिया कि ठीक है 30 सितंबर तक तो आप दे दें इसको, लेकिन साथ ही उन्होंने ये श्योरिटी मांगी कि 30 सितंबर को आप इसको खत्म कर देंगे, इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे। एक चीज। दूसरा जो इसके अंदर 3 मेजर अब कंडीशंस आ गई हैं जो कि तमाम सूबाई हुकूमतों को इंप्लीमेंट करनी, अगर नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम अगर हो भी जाता है अभी, जो कि उम्मीद है कि हो जाएगा, ये आगे जाके फिर सस्पेंड हो सकता है या डीरेल हो सकता है जब अगला रिव्यू होगा। नंबर 1 कंडीशन कि आप कोई भी सूबाई हुकूमत बिजली या गैस इससे रिलेटेड सब्सिडी नहीं देगी जब तक IMF का प्रोग्राम ऑपरेशनल है, इफेक्टिव है पाकिस्तान में, जो कि आपको पता है कि 37 मंथ्स का, मोर देन 3 ईयर। दूसरी कंडीशन जो बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव है और ये कंप्लीटली कवर कर लेती है इनके तमाम एक्शंस को, जिसमें इनडायरेक्टली सोलर पैनल वाला भी इनका जो 700 अरब रुपए का मंसूबा है वो उसमें आ जाता है, उसके अंडर कवर में आ जाता है। मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ देता हूँ ये किस किस्म की कंडीशन है, ताकि लोगों को एहसास हो कि जो हम बात कर रहे हैं, जो IMF बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये सूबाई हुकूमतों के जो बजट है उसको अफेक्ट करेगा। Provinces agree that they will not introduce any policy or action which could be considered to undermine or run against any of the commitment as outlined in this letter and future communication from Ministry of Finance in this regard। मतलब कि वो कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्शन जो कि सूबाई हुकूमत लेना चाहेगी और उसकी वजह से IMF का जो प्रोग्राम है उसके जो अहदाफ है उस पर कोई मसला बनेगा, और वो उन्होंने वो भी लिस्ट कर दी कि कौन कौन से उनके अहदाफ हैं, तो फिर वो एक्शन जो है वो सूबाई हुकूमत नहीं ले सके। ये दूसरी कंडीशन है। अगर कुछ किस्म का काम होगा तो डायरेक्ट उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा IMF के प्रोग्राम के ऊपर। अगर आप इसी चीज को लिंक करें, जो एक और शर्त है जो सूबों को पता है और सूबों के साथ इसके ऊपर वफाकी हुकूमत के मुज़ाकरात भी स्टार्ट हो चुके हैं कि 30 सितंबर तक, इस महीने के आखिर तक, एक नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन होगा जिसके तहत वफाक अपनी कुछ जो जिम्मेदारियां हैं जो अभी आईनी तौर पर तो सूबों की हैं लेकिन उसके ऊपर खर्च वफाकी हुकूमत कर रही है, उसकी जिम्मेदारी भी सूबों को लेनी और ये 30 सितंबर तक करना होगा। तो ये कंडीशन उसको भी हिट करती। कामरान, तीसरी चीज मोर इंपॉर्टेंटली, अगर कोई सूबा किसी भी किस्म की कोई प्रपोजल भी बनाता है और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंपैक्ट भी आएगा
तो उसको प्रायर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूछेगी आईएमएफ कैसे, आईएमएफ से पूछने के बाद फिर ओके करते हैं तो होगा, वरना नहीं होगा। तो इन अदर वर्ड्स, लेकिन इस पे एक्सप्लेनेशन दे दें कि अज़मा बुखारी साहबा जो उनकी रिप्रेजेंट करती हैं, स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उन्होंने स्टोरी के ऊपर रिएक्ट किया था कि हमें ऐसी किसी कंडीशन का नहीं बताया गया। तो ठीक है, उनका अपना एक व्यू है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अब तमाम हुकूमतों के बजट जो है वो आईएमएफ की प्रैक्टिकली, ये तो पहले भी हमें पता है कि इस मुल्क को जो है ना वो आईएमएफ ही चला रही है और हमारी भी अपनी कोताही है, लेकिन इसमें वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो आर्जी तौर पर आप रिलीफ देते हैं उस पर तो आईएमएफ का एतराज़ बनता है। लेकिन ये जो दूसरा आप कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर जो पंजाब गवर्नमेंट एक नई स्कीम लाना चाहती है, जो 500 तक की यूनिट लोग इस्तेमाल करते हैं उनको किस्तों के ऊपर सोलर की तरफ ले जाना चाहती है, डू यू थिंक कि इधर उनका एतराज़ लेजिटमेट है? क्योंकि उसके दो रीजंस हैं। अदरवाइज तो आपको पता है कि बहुत से लोग सोलर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, इसके अंदर आपको पता है कि आईएमएफ जो रिप्रेजेंट करता है जिन ममालिक को, तो वहां पर एक बहुत ज्यादा है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज है उनको भी आप इंकरेज करते हैं। तो इस पर डू यू थिंक कि उनका ये एतराज जो है वो लेजिटिमेट है यहाँ पर, अगर कोई गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम अनाउंस करती है जिससे आम लोगों को फायदा भी होता है और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है? देखिए कामरान, इस वक्त मसला ये नहीं कि किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। इस वक्त बात हो रही है आईएमएफ के अहदाफ की, और आईएमएफ का जो हदफ है उसमें एक हदफ ये भी है कि जो सर्कुलर डेट है जिसके भी हम बात कर रहे थे, उसमें इस माली साल के अंदर कोई मजीद इजाफा नहीं होगा। यही वजह कि बिजली की कीमतों में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफा भी किया गया। अब जब आप कहते हो कि सर्कुलर डेट में इजाफा नहीं होगा, तो उसकी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं कि जो बिजली के बिल्स हैं उनकी रिकवरी कितनी होगी, लाइन लॉसेस का लेवल क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर पहले ही सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, 23-24 हज़ार मेगावाट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 40 से 42 हज़ार मेगावाट आपकी कैपेसिटी है टू जनरेट, और जिसकी वजह से तकरीबन 19 रुपए पर यूनिट आपको आइडल कैपेसिटी पेमेंट पड़ रही है। पंजाब सबसे एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी का सूबा है इन टर्म्स ऑफ के वहां पे रिकवरी सबसे ज्यादा है, वहां पे लाइन लॉसेस सबसे कम है। उसकी जो 4 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पंजाब की और एक वफाक की इस्लामाबाद वाली जो कंपनी है, इनको रिलेटिवली एफिशिएंट कंसिडर किया जाए। तो अगर ये 5 एंटिटीज, चूंकि आईएस को जो इस्लामाबाद वाली भी है, इसका मेजर एरिया पंजाब को ये कवर करती है, जेहलम तक और आगे भी जाती है ये, तो अगर ये 5 डिस्कोज के जो कंज्यूमर्स हैं जो मोस्ट एफिशिएंट है पूरे पाकिस्तान में, अगर वो यहां से निकल जाते हैं और नेशनल ग्रिड के ऊपर चले जाते हैं, तो उसका इंपैक्ट आपके जो ये टारगेट्स हैं सर्कुलेट की उसके ऊपर आएगा। और दूसरी चीज मोर इंपॉर्टेंटली, अगर सब्सिडी जाती है बजट से, तो वो भी फिर एक चीज इफेक्ट हो रही है। तो 700 अरब रुपया अगर आप दे रहे हो अभी और बाद में आप किस्तों में इसको रिकवर भी कर रहे हो, तो अपफ्रंट जो है इसकी कॉस्ट तो आती है। तो यहाँ पे उनके ये सारी चीजें अगर पंजाब हुकूमत ने करनी थी नाज़रीन, तो ये चीजें करनी चाहिए थी जब बजट्स पास हो रहे थे। जून में बजट पास हो रहे थे, आईएमएफ की टीम मई में यहाँ पे, तो ये जो सडन प्लान्स बनते हैं और फिर सडनली जो इंप्लीमेंट होते हैं उसका नुकसान। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी की और इसके ताल्लुकात की अफगानिस्तान के साथ। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। गुज़श्ता माह जो दहशतगर्दी के बड़े पैमाने के ऊपर बलूचिस्तान में वाक़यात हुए, उसके बाद जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको रिव्यू किया गया और कुछ आम फैसले लिए गए हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से। उसमें 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो सिक्योरिटी के बाकी इदारे हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको मज़ीद इख्तियारात देने का प्रपोजल है। और कहा यह गया है कि वफाकी काबीना के सामने एक प्रपोजल जिसको मंजूर कर लिया गया है कि जो एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का, उसमें तरमीम की जाए, जिसमें जो तमाम वो बेशक फौज हो या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हों, उनको ये इख्तियार होगा कि अगर किसी पर भी उनको शुबा है कि वो दहशतगर्दी में मुलव्विस हो सकता है या दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकता है, तो उनको बगैर किसी FIR के, बगैर किसी अदालती ऑर्डर के 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ये जो प्रोविजन है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में, ये इससे पहले भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला अफसोसनाक वाकया पेशावर में हुआ था। और उस वक्त जब ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी तो उसका इत्तलाक जो मुझे ज़राए ने बताया कि KP तक सिर्फ रखा गया था और उसमें एक सनसेट क्लॉज थी, यानी कि जब वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुई
तो 2 साल तक वो एप्लीकेबल रहा। तो अब कहा यह जा रहा है कि उसको बलूचिस्तान में भी एप्लीकेबल किया जाए और उसको रिवाइव किया जाए। दूसरा इसमें जो अहम फैसला लिया गया है या जिस पर कंसिडर हो रहा है कि जिस तरह केपी के अंदर मखसूस हिरासती मराकज़ बनाए गए थे, और जो ये हिरासती मराकज़ होते हैं आम तौर पर जेलों से मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि बग़ैर अदालती हुक्म के, बग़ैर अदालती कार्रवाई के एक मखसूस पीरियड के लिए जो टेरर सस्पेक्ट्स हैं आप उनको वहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह के मराकज़ अब ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में भी बनाने की बात हो रही है। तो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट शहबाज ये है कि क्या ये आंसर है जो बलूच के इस वक्त मसाइल हैं कि अगर फर्दर हम एम्पावर करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, हिरासती मराकज़ बनाते हैं, तो क्या उससे बलूचिस्तान का जो मसला है वो हल हो जाएगा? दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कामरान देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस और हुकूमत जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जैसा आपने बोला कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो सजेस्ट करता है कि इस किस्म के इकदाम से जो मसाइल हैं उनका हल नहीं निकलता। एट द एंड ऑफ द डे जो रूल ऑफ द लॉ होता है वही फॉलो करना पड़ता है। प्रॉब्लम इसमें यह होती है जो हुकूमत है उसके ऊपर तो दबाव होता है कि वो एज़ पर लॉ मूव करे, किसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसको वायलेट ना करे, अगर किसी के खिलाफ कोई एविडेंस है वो कोर्ट्स में जाए और उस तरीके से एक प्रोसेस करे। दूसरी साइड पे चूंकि इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो गवर्नमेंट फिर जो है फ्रस्ट्रेशन में आके इस किस्म के इकदाम करती है। उसकी जो आर्ग्यूमेंट है, मैंने ये पूछा क्योंकि अदरवाइज तो आपका कानून और आइन बड़ा क्लियर है ना, क्योंकि अगर आप कोई जब जुर्म सरजद होता है, यहाँ पर इल्ज़ाम है, FIR होगी, तभी आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तभी आपसे तहकीकात की जाएंगी, अनलेस के 1-2 जिस तरह MPO के तहत आपको अरेस्ट करते हैं या 4th शेड्यूल के तहत अरेस्ट करते हैं। इस केस के अंदर जो मेरी बात हो रही थी मसलन बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने बात कहा, एक जो खातून खुद को हमला आवर थी वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थी, कि मसलन अभी अगर एग्जिस्टिंग जो लॉ है, अगर पता भी चले हमें कि जी कोई शख्स जो है वो इस तरह की कार्रवाई करना चाहता है, किसी और ने बताया है, तो हमारे पास उस तरह से इख्तियार नहीं है कि आप उसको कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर सकें। वो कह सकता है कि जी मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, और अगर कोई इंटेलिजेंस आपके पास इंफॉर्मेशन हो भी तब भी आप उसको बगैर कोर्ट ऑर्डर के अरेस्ट नहीं कर सकते। तो अदालतें आम तौर पर वो कहते हैं कि वो आती हैं बाद में, जब एक क्राइम हो जाता है, या तो हम इंतजार करेंगे कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाएगा, FIR करेंगे और फिर करेंगे, या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हमें किसी पर शुबा है तो हम उसे एज अ प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लें। आइडियल सिचुएशन की बात करें कि जहां भी ये बिल्कुल कानून को, आइन को फॉलो करिए, गवर्नमेंट भी और हमारी एजेंसी, ऐसा नहीं हो रहा। इफेक्टिवली आपको पता है कि लोग किडनैप होते हैं, इफेक्टिवली आपको पता है कि इस वक्त जो मिसिंग पर्संस के जो वॉर लाइक सिचुएशन कि ये ऐसा इख्तियार नहीं है जिसके लेने से जो ओवरऑल एक जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की। जहां पे एजेंसीज को शक पड़ता है कि कोई इस किस्म के टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो उठा लेते हैं उनको, और जो उनका राइट भी बनता है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। नहीं, यहीं पे वो नुकता है कि लगता ही है कि आप जब उठाते हैं तो जो एक शोर पड़ता है कि मिसिंग पर्सनस वाला, क्योंकि आप कानूनी तौर पर तो राइट नहीं है। तो जो मेरी किसी एक जराये से बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि ये एक लीगल कवर प्रोवाइड कर देगा, तो शायद उसमें एटलीस्ट अगर किसी को आप उठाते हैं तो आपको पता होगा कि इस कानून के तहत फलां शख्स को उठाया गया है, वहां पर ये शख्स मौजूद है, तो एटलीस्ट इन अ वे उनको एक लीगल कवर देने की कोशिश की गई। अदरवाइज वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि जहां जहां हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो बेशक कानून है या नहीं है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं तो काम कर रहे हैं, तो उसमें वो एक लीगल कवर चाह रहे हैं। लेकिन उसमें जो केपी वाला है, जो केपी में इनको डेफिनेटली वहां पे ये पिछले 10 साल से जिस तरह बता रहे हैं कि इन्होंने ये इख्तियारात को इस्तेमाल किया, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? आज भी जो ओवरऑल आप सूरत हाल देखें वो काफ़ी टेंस है वहाँ पे सिक्योरिटी वाइज, जो नंबर्स ऑफ इंसिडेंट्स हैं इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, सैबोटेज के, वो बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये कि क्या मैं इसको आपको नॉन सिक्योरिटी से रिलेटेड एग्जांपल दे देता हूँ। SCCP में बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन हो रही थी, एक पीरियड आ रहा था, तो मैं एक दिन उस वक्त के जो चेयरमैन SCCP थे जफर जाजी साहब, उनके पास गया, मैंने कहा एक नया आप इस तरह का कानून बना रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? उसमें और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे थे कंपनीज के ऊपर। उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक माइंड सेट है कि जो कवानीन है उनको इतना न्यूक्लियर कर दो कि अगला बंदा जो है वो टेरराइज हो जाए। असल जो सवाल होता है, जो असल जो रिजल्ट निकलता है उस कानून का इस्तेमाल करके उसकी इंप्लीमेंटेशन में होता है। तो हम लेजिस्लेशन में तो बहुत फास्ट जा रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज उसमें हम बड़े वीक होते हैं। और जब बलूचिस्तान की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले तो तशखीस करनी है कि बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है क्या बलूचिस्तान का मसला इंतज़ामी है, क्या बलूचिस्तान का मसला सियासी है। जब आप तशखीस करेंगे तो फिर आपका बेहतर हल निकाल सकेंगे। अब बलूचिस्तान का अगर आप शायद बहुत से लोग, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के तबसरा करते हैं, जो पाकिस्तान है पूरा उसका
जो लैंड अगर आप बात करें तो 42% है। इमेजिन करें कि पाकिस्तान का जो 42% है वो बलूचिस्तान है, और जो आबादी है उसकी वो कोई 1 करोड़ के करीब है, मसलन 24 करोड़, और बाकी 1 करोड़ 42% हिस्से में रहते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पंजाब है, केपी है, सिंध है, वहाँ पर फिर जो लैंड है वो काबिल काश्त है, वहाँ पर ज़राअत का शोबा है। बलूचिस्तान के अंदर ऑन दी अदर हैंड वो बैरन लैंड है, वहाँ पर लोगों के पास रोज़गार नहीं है। अगर वहाँ पर इतनी बड़ी लैंड, अगर रोज़गार होता, ज़राअत होती, तो शायद आज इस तरह की सेंस ऑफ डेप्रिवेशन भी ना होती। तो ये जो वहाँ पर ऑन फैक्ट्स, जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको भी हमें सामने रखने की ज़रूरत है। और एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी आपको चाहिए होगी, जहाँ काइनेटिक ऑपरेशन की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस ताकत का इस्तेमाल जहाँ पे करना चाहती है कानून के दायरे में रह के ज़रूर करे, लेकिन जो अंडरलाइन कॉजेज़ हैं, जो सियासी वजूहात हैं, उनको भी हल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से कौन सी नई हिकमत अमली अपनाई है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुत से अमूर के ऊपर उन्होंने डिस्कशन की, लेकिन हम फोकस करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जब से अफगान तालिबान दोबारा आए हैं, वैसे तो 40 सालों से अफगानिस्तान हमारे लिए एक दर्द सर है, हमारी अपनी भी गलतियां हैं, लेकिन अफगान तालिबान के दोबारा में आने के बाद वो जो दर्द है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। और हमने हर तरह की पॉलिसी अपनाई, मुज़ाकरात भी किए, हमने एक हार्ड लाइन स्टांस भी लिया कि किसी तरीके से अफगान तालिबान को कन्विंस किया जाए कि वो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। तो इस तनाजुर में इंटरेस्टिंगली कल जो फर्दर डिस्कशन करने से पहले अफगानिस्तान से मुतालिक क्या ऐसी बात की DGISPR ने जिससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतालिक जो अपनी पॉलिसी है उसमें एक दफ़ा फिर तब्दीली कर रहा है। बरादर, ये हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान ने हमेशा इसका बढ़ चढ़ के साथ दिया, स्पेशली जब भी वहाँ पे कोई मुश्किलात आई। और हम ये चाहते हैं कि वो इस बरादर इस्लाम, पड़ोसी इस्लामी मुल्क को जिसने हमेशा उसका साथ दिया है, इसके ऊपर ख्वारिजीन को कतन फौकियत ना दे। और ये वो ख्वारिजीन जिनका ना कोई दीन इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना इनका कोई इंसानियत से ताल्लुक़ है, और ना ही उनका कोई कबायली इक़दार और रिवाज से कोई ताल्लुक़ है। हुकूमत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत सी चीज़ों में राब्ते हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत से मामलात पे बातचीत चलती है। और जो लोग ये समझते हैं कि इन दो बरादर पड़ोसी इस्लामी ममालिक में गलतफहमियाँ पैदा करके रखने डाल सकेंगे वो, तो उनको हम सिर्फ यही कहेंगे कि वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। जी, DGISPR की आपने बात सुनी, और शहबाज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं इस इशू को क्लोजली फॉलो करता हूँ, जो 2-3 बातें उन्होंने की कि हम जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उनके साथ राब्ते में, बहुत से इश्यूज़ पर हमारा इत्तेफाक राय भी है। फिर उन्होंने ख़ास करके लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस्लामी ब्रदर हमारा मुल्क है, और कोई तीसरा फरीक समझता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करेगा, तो उनकी खाम ख्याली है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है जो इससे पहले पाकिस्तान की पॉलिसी रही है। इस तरह के अल्फाज पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के बारे में कहना छोड़ दिए थे, और मुझे ऑफ कोर्स पता है कि फ़ॉरेन ऑफिस जो डिप्लोमेटिक सतह पर जो ताल्लुकात की नौयत थी, हमने बहुत हद तक डाउनग्रेड कर दिए थे। जो मिनिमम कांटेक्ट होता है आपका था, बट अदरवाइज उस तरह का कोई कांटेक्ट नहीं था। अब इसमें क्लियरली एक जो पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ रहा है, और उसकी जो वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान ने एक हार्ड लाइन पॉलिसी अपनाई, ख़ास करके गुज़श्ता 2 सालों में हमने अफ़गान तालिबान को थ्रेट्स भी दी, हमने गैर कानूनी तौर पर अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा, इंटरनेशनल सतह पर जो हम अफ़गान तालिबान की हिमायत करते थे वो करना छोड़ दी, तमाम इकदाम हमने किए, तिजारत के हवाले से किए। वजह सिर्फ ये थी कि अफ़गान तालिबान को मजबूर किया जाए कि वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब ये जो स्ट्रैटेजी बदली गई है, जो मुझे ज़राए ने बताया कि ऑफकोर्स जो अफ़गानिस्तान के इशूज़ से लोग वाकिफ़ हैं, तो उन्होंने हमारे जो फैसला साज हैं उनको यही मशवरा दिया है कि अगर आपने अफ़गान तालिबान से कोई काम निकलवाना है तो उनको ज़रा प्यार से कह करके देखें, क्योंकि उनकी साइकी ये है कि जो काम आपने उनसे कहलवाना है तो आप उनको अगर स्ट्रेट अवे कहेंगे ना कि आप दाएं जाएं, तो वो दाएं बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो दाएं जाए तो आप कहें कि आप बाएं जाएं, तो वो उसका उल्टी करते हैं जो भी आप काम कहते हैं। तो ये उस हिकमत अमली के तहत आपने पॉलिसी बदली है। एक सिंपल एक उसकी एनालॉजी दे दी है। हम 1979 से अफगानिस्तान को डील कर रहे हैं, और अभी भी अगर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स और एस्टेब्लिशमेंट, उनका ये ख्याल है कि उनको किसी ने बताया है
कि अगर आप तालिबान को ये कहेंगे किसी से मतलब है कि सिस्टम के अंदर ही जो लोग हैं, तो नहीं, मैं ये मेरा पॉइंट ये है कि एक डाइवर्स व्यू होता है ना, तो 1979 से हम उनको जानते हैं ना, और 1990 से बहुत इफेक्टिवली हम तालिबान को डील करते हैं आ रहे हैं, और हमारे ऊपर ये एक इल्ज़ाम कह लें, हम समटाइम्स का क्रेडिट भी लेते हैं कि तालिबान को हमने बनाया। तो ऐसी फोर्स जो कहा जाता है, जिसका हमारे ऊपर ब्लेम आता है और हमें उनका माइंडसेट नहीं पता। लास्ट प्रोग्राम में जब हम ये बात करें तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या कोई पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है, आपने कहा था कि नहीं, इस दफ़ा ये हतमी फैसला कि इनसे बात नहीं होगी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वाकई, मतलब फ्रैंकली मैं सामने भी सोचता हूँ कि कितनी दफ़ा अगर आप पिछले उठा के देख लें 3-4 साल के अरसे में, खास तौर पर जब से ये तालिबान की हुकूमत आई है बुरी, कितनी दफ़ा ये स्टेटमेंट्स आई कि हम उनसे बात करेंगे और कितनी दफ़ा ये स्टेटमेंट्स आई हैं कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो लगता है कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना जो ये अनसर्टेनिटी फेज है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए और एक जो भी क्लियर पॉलिसी लाइन लेनी है, अगर आपने एक्शन लेना है, जो कि हमेशा इस तरह की चीज़ों में कामयाब नहीं होता, इवेंचुअली आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है, ना ही एक्शन ले पा रहे हैं और ना ही ये किसी किस्म के ऊपर कुछ स्ट्रेटेजिक कंपल्जन्स भी हैं जो खित्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर आप देखें, पाकिस्तान एक डिफिकल्ट नेबरहुड में रहता है, तो एक व्यू ये भी है कि जो इस पॉलिसी के हक में है, इंगेज करें, उनको किसी तरीके से मौका दें, कन्विंस करें, उनको इस्लाम का हवाला दे के इस तरीके से कि वो टीटीपी की थ्रेट को न्यूट्रलाइज करें। कि उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने कहा, खित्ते के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एक खदशा ये है कि अगर आप अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को बहुत ज़्यादा नाराज़ करेंगे तो रीजन के अंदर बहुत सी ऐसी फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, केपी में जो कुछ हो रहा है, आज भी हमारे लोग कहते हैं कि शायद उसमें जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, वो भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि एक जो रीथिंक है पाकिस्तान की तरफ से कि कोशिश की जाए कि ताल्लुकात को उतना खराब ना किया जाए कि वहां पर जो पाकिस्तान के एडवर्सेरियल जो फोर्सेज हैं वो फिर अफगानिस्तान में बैठकर एडवांटेज लेना शुरू कर दें। अब की क्वेश्चन यही है कि क्या पाकिस्तान की ये जो हिकमत अमली है वो कामयाब हो पाएगी, क्योंकि अफगान तालिबान ने शो किया है कि वो बहुत ज़्यादा स्टबन है। क्या हम प्यार से और अच्छे तरीके से अगर उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो टीटीपी से वो अपना ताल्लुक तोड़ देंगे? बहुत से लोगों का ख्याल है जो अफगान तालिबान को अच्छी तरह से जानते हैं कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। देखते हैं जो नई पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें किस हद तक पाकिस्तान को कामयाबी मिलती है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।